क्लास। कल की क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था जो ग्लाइकोजेंस डिसऑर्डर्स के बारे में, मेटाबॉलिज्म डिसऑर्डर जितने भी होते हैं उनके बारे में हम लोगों ने जाना था कि कौन कौन से एंजाइम्स की डिफिशिएंसी की वजह से क्या क्या प्रॉब्लम्स होती है, उसके बारे में हम लोगों ने जाना था। तो आज की क्लास में हम लोग कोरी साइकिल के बारे में जानने वाले हैं कि कोरी साइकिल क्या होती है, किस तरीके से हमारा लैक्टेट जो है वो लीवर्स में जाता है या फिर लीवर में जाके कैसे ग्लूकोज का फॉर्मेशन करता है, कैसे ग्लूकोज लैक्टेट का फॉर्मेशन करता है, इसके बारे में आज हम लोग क्या करेंगे, जानेंगे। देखो, कोरी साइकिल एक ऐसी साइक्लिक ट्रांसफ़र ऑफ लैक्टेट है जो कि जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो स्केलेटन मसल से लीवर में जाती है और वहाँ पे जाके वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, ग्लूकोनियोजिनेसिस में कन्वर्ट हो जाती है और रिटर्न होके ग्लूकोज जो है वो मसल्स में क्या करता है, ब्लड्स को पहुँचाने का काम करता है। बेसिकली ये कहाँ पे होता है, तो ये होता है हमारे मसल्स में। मसल्स जो स्केलेटन मसल्स होती है उसके अंदर होता है और स्पेशली ये इम्पॉर्टेंट है जब हम कोई हैवी एक्सरसाइज कर रहे हों, तो उस कंडीशंस में ये काफ़ी हमारे लिए क्या होती है, बेनिफिशियल्स होती है। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, डिटेल में जानेंगे कि कोरी साइकिल्स होता क्या है। तो कोरी साइकिल, जिसको हम लैक्टिक एसिड साइकिल्स के भी नाम से जानते हैं, ये एक ऐसा मेटाबॉलिक पाथवे है जिसमें कनेक्टेड स्केलेटन मसल्स, मतलब जो स्केलेटन मसल्स होता है और लीवर्स को क्या करता है, कनेक्ट करने का काम करता है। ये बॉडीज़ में जो लैक्टेट है उसका रीसाइक्लिंग करता है, कौन से समय में, एनएरोबिक ग्लाइकोलाइसिस इनटू द ग्लूकोज। तो कोरी साइकिल, जिसे हम लैक्टिक एसिड साइकिल्स भी कहा जाता है, ये एक मेटाबॉलिक पाथवे है जिसमें स्केलेटन मसल्स में एनएरोबिक ग्लाइकोलाइसिस के थ्रू बनने वाले लैक्टेट जो है वो ब्लड्स के थ्रू लीवर तक जाता है। लीवर्स में लैक्टेट को ग्लूकोनियोजिनेसिस जो होती है उसके ग्लूकोनियोजिनेसिस के थ्रू दोबारा ग्लूकोज में कन्वर्ट किया जाता है और ये ब्लड ग्लूकोज के थ्रू वापस कहाँ में, मसल्स में आ जाते हैं। इसीलिए कोरी साइकिल्स में मेनली स्केलेटन मसल्स और लीवर के बीच की एक मेटाबॉलिक कॉपरेशन से भी हम क्या करते हैं, रिप्रेजेंट्स करते हैं। दैट इज़ द स्ट्रक्चर। ये क्या है, एक स्ट्रक्चर जो है जिसमें जो है हमारा एक्सरसाइज कर रहा है। एक्सरसाइज करने के बाद अब हम देखेंगे कि कोरी साइकिल जो है वो बेसिकली क्यों होती है हमारी बॉडी में, क्या ज़रूरत है हमारी बॉडी में कोरी साइकिल्स के होने का। जब आप बहुत इंटेंस एक्सरसाइज होती है तो मसल्स को रैपिडली बहुत ज़्यादा एटीपी की रिक्वायरमेंट्स हो जाती है। नॉर्मली ग्लूकोज को कंप्लीट एरोबिक ऑक्सीडेशन जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है और ज़्यादा एटीपी प्रोड्यूस होती है, लेकिन इंटेंस एनर्जी के टाइम ऑक्सीजन डिलीवरी मसल्स में इमीडिएट एनर्जी डिमांड्स को कम्प्लीटली पूरा नहीं कर पाता है। इस सिचुएशंस में मसल्स में एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस ज़्यादा डिपेंड्स करना स्टार्ट कर देती है। एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस में ग्लूकोज पायरुवेट्स में और पायरुवेट से फिर लैक्टेट में, देखो ग्लूकोज पायरुवेट्स में और पायरुवेट से फिर कहाँ पे, लैक्टेट्स में कन्वर्ट हो जाता है। अगर NAD+ जनरेट हो जाए तो ग्लाइकोलाइसिस की इम्पॉर्टेंट स्टेप रुक जाती है और जो हमारा ATP का प्रोडक्शन है वो भी क्या हो जाता है, कम हो जाता है। अब हम लोग देखेंगे कि स्टेप्स के बारे में देखेंगे, कौन कौन सा स्टेप जो है वो कोरी साइकिल्स में होती है। तो ग्लूकोज स्केलेटन मसल्स तक पहुंचाना कैसे, हमारे पहले स्टेप में कैसे जो ग्लूकोज है वो ब्लड्स में इंटर करके कैसे वो पहुंच रही है, पहला स्टेप्स यही होगा। तो देखो, ब्लड ग्लूकोज बॉडी के थ्रू स्केलेटन मसल्स के सेल तक पहुंचता है। मसल जो है ग्लूकोज को दो सोर्स में ऑब्टेन करता है, एक तो ब्लड के ग्लूकोज से और एक मसल्स के ग्लाइकोजन से क्या करता है, पाता है। अगर
मसल्स ग्लाइकोजेंस में क्या हो जाए, देखो मसल्स ग्लाइकोजेंस में क्या हो जाए, ग्लूकोजिनोलाइसिस हो जाए, तो ब्रेक करके ग्लाइकोलाइसिस के लिए ग्लूकोज 6 फॉस्फेट क्या हो जाती है, प्रोवाइड्स हो जाती है। दूसरा क्या है, अब मसल्स में क्या होगा, मसल्स में जो ग्लाइकोलाइसिस है वो या तो साइटोप्लाज्म में या फिर साइटोसॉल्स में होती है। एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से 6 कार्बन एटम बनते हैं। ग्लाइकोलाइसिस के एंड में एक ग्लूकोज से 2 पायरुवेट्स में कन्वर्ट होती है, मतलब ग्लूकोज 2 पायरुवेट प्लस 2 ATP और 2 NADH का फॉर्मेशन होता है। अब यही ग्लाइकोलाइसिस का नेट ATP गेन जो है वो 2 ATP होती है। देखो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो है वो किसमें, ग्लूकोज जो 6 कार्बन का है वो पायरुवेट्स के 3 कार्बन्स और 3 कार्बन्स में क्या हो जाती है, ब्रेक हो जाती है। अब हम देखेंगे कैसे पायरुवेट से लैक्टेट का फॉर्मेशन ऑफ लैक्टेट, मतलब कैसे ये पायरुवेट से लैक्टेट का फॉर्मेशन होता है। जब मसल्स में एनारोबिक कंडीशन होती है तो पायरुवेट का एक सिग्निफिकेंट पोर्शन जो है वो लैक्टेट्स में कन्वर्ट हो जाती है, मतलब पायरुवेट्स NADH प्लस H, लैक्टेट्स और NAD का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पे एक एंजाइम्स होती है जिसका नाम है लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज, और ये रिएक्शन जो है वो क्या होता है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है। NAD प्लस ग्लाइकोलाइसिस के ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज स्टेप्स की रिक्वायरमेंट्स होती है। पायरुवेट से लैक्टेट, फिर NADH रीजनरेट, ग्लाइकोलाइसिस कंटिन्यू होगा और ATP का जो है वो क्या हो जाएगा, फॉर्मेशंस हो जाएगा। अब जो लैक्टेट है वो ब्लड में कैसे जाएगा या फिर ब्लड के थ्रू लीवर तक कैसे पहुंचेगा। देखो मसल्स में जो है, मसल्स में बना हुआ लैक्टेट जो है वो ब्लड स्ट्रीम से में रिलीज़ होता है। ब्लड लैक्टेट को स्केलेटन मसल से लीवर तक पहुंचाती है। सिंपल सा, मसल्स से क्या होगा, लैक्टेट, और लैक्टेट्स कहाँ पहुंचेगी, ब्लड, और ब्लड से कहाँ पहुंचेगी, लीवर्स तक पहुंचेगी। लीवर जो है वो लैक्टेट के कार्बन स्केलेटन को रिसाइकिल करके दोबारा ग्लूकोज बनाने में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब कैसे, जब जो ग्लूकोज लीवर में जो लैक्टेट बना है वो फिर पायरुवेट्स में कैसे, ठीक है, लैक्टेट लीवर में लैक्टेट दोबारा पायरुवेट्स में कन्वर्ट हो जाता है, और वहाँ पे एक एंजाइम्स आती है जिसका नाम है लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज। इसलिए लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज रिएक्शंस दोनों डायरेक्शंस में वर्क करती है। एक में पायरुवेट्स को लैक्टेट में कन्वर्ट करती है मसल्स में, और लीवर्स में लैक्टेट को पायरुवेट्स में क्या करती है, कन्वर्ट्स करती है। उसी समय पायरुवेट जो है वो ग्लूकोनियोजिनेसिस में क्या करता है, एंटर करता है। लीवर में बना पायरुवेट ग्लूकोनियोजिनेसिस पाथवे में एंटर करता है। ग्लूकोनियोजिनेसिस पाथवे का मतलब होता है कि नॉन कार्बोहाइड्रेट प्रिकर्सर से ग्लूकोज को बनाना, जिसमें है लैक्टेट, ग्लिसरॉल्स, ग्लूकोजेनिक अमाइनो एसिड, और कोरी साइकिल्स में लैक्टेट जो है वो क्या होता है, एक मेजर्स प्रिकर्सर्स की तरह काम करता है। अब हम देखेंगे कि लीवर में जो है वो कैसे ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है। तो दो लैक्टेट मॉलिक्यूल्स क्या हो जाते हैं, एक दूसरे के साथ, देखो दैट इज़ द स्ट्रक्चर ग्लूकोज, जैसे देखो दैट इज़ द, देखो मसल्स है। अब मसल जो है वो क्या करेगी, एक्सरसाइज की टाइमिंग जो है इसको ज़्यादा, अभी मैं इसको बहुत डिटेल में समझाऊंगी, परेशान मत होइए आप लोग। 2 लैक्टेट प्लस जो है 2 पायरुवेट का फॉर्मेशन करेगा, और यही पायरुवेट क्या करेगी, ग्लूकोज का फॉर्मेशन करती है। ये होता है ग्लूकोनियोजिनेसिस, और ये एक एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेस होती है। अप्रॉक्सीमेटली 4 ATP और 2 GTP का क्या होता है, फॉर्मेशंस होता है। ग्लूकोज कैसे जो है वो वापस कैसे मसल्स में आता है। देखो लीवर में न्यूली फॉर्म्ड ग्लूकोज जो है वो ब्लड्स में रिलीज़ होता है। अब जो मसल्स में ग्लूकोज है वो ग्लाइकोलाइसिस के लिए यूज़ हो जाती है, ATP को प्रोड्यूस कर सकती है, ग्लाइकोजन सिंथेसिस में यूज़ हो सकती है, और ये साइकिल जो है क्या होती है, जो है पूरी रिपीट होती हुई दिखाई देती है।
मैं एक डायग्रामेटली आपको, दैट इज़ द डायग्राम्स ऑफ द कोरी साइकिल, ये किसकी, कोरी साइकिल्स का डायग्राम्स है। ठीक है, तो सबसे पहले मसल्स में क्या है, ग्लूकोज क्या करेगा, ग्लाइकोलाइसिस करेगा, मतलब एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस करके पायरुवेट का फॉर्मेशन करेगा, और ये पायरुवेट क्या करेगी, लैक्टेट का फॉर्मेशन करेगी। देखो ग्लाइकोजन मतलब ग्लूकोजिनोलाइसिस हुई, ग्लाइकोजन ब्रेक डाउन होकर ग्लूकोज का फॉर्मेशन किया, ग्लूकोज 2 ATP से ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट का फॉर्मेशन की, 1,3 बिस फॉस्फेट, 4 ATP का फॉर्मेशन हुआ, और लास्ट में 2 पायरुवेट्स बन गए। अब ये 2 पायरुवेट जो है वो कहाँ पे, 2 लैक्टेट्स में कन्वर्ट हुए। ये एक प्रोसेस तो ये हो गया। अब दूसरे प्रोसेस में क्या होगा, जो ये लैक्टेट है, ये अब जो लैक्टेट है वो ब्लड्स के थ्रू कहाँ पे पहुँचेगा, ब्लड्स के थ्रू कहाँ पहुँच गया, हमारे जो है लीवर में पहुँच गया। कहाँ पहुँचा, लीवर में गया। लीवर ने लैक्टेट को किस में कन्वर्ट किया, पायरुवेट्स में कन्वर्ट किया, और फिर ग्लूकोनियोजिनेसिस हुई, फिर वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हुआ, और फिर वो कहाँ पे चला आया, वापस वो जो है ब्लड्स के थ्रू मसल्स में आ गया, और ये साइकिल जो है वो क्या होगी, कंटिन्यू चलती रहेगी। ठीक है, अब एक सिंपल सा और मैं आप लोग को फ्लो चार्ट समझाती हूँ। देखो स्केलेटन मसल्स जब एक्सरसाइज है तो उसे ग्लूकोज की ज़्यादा मात्रा की ज़रूरत होगी, क्योंकि RBC इज़ द लैक ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया की क्या होती है, लैक होती है, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है। तो एक एनएरोबिक्स मेटाबॉलिज्म्स होगा, लैक्टेट का फॉर्मेशंस होगा, लैक्टेट जाएगी लीवर के पास, लीवर हैज़ टू ए माइटोकॉन्ड्रिया, ग्लूकोनियोजिनेसिस होगा, और ग्लूकोनियोजिनेसिस के बाद क्या होगी, ग्लूकोज का फॉर्मेशन होगा। फिर ये ग्लूकोज जो है वो कहाँ पहुँचेगी, ब्लड में पहुँचेगी ग्लाइकोलाइसिस के लिए, और स्केलेटन मसल्स में पहुँचेगी। अगर कोई ऑक्सीजन नहीं है या फिर नो माइटोकॉन्ड्रिया है तो वहाँ पे ग्लूकोज पायरुवेट के बाद लैक्टेट में जो है वो क्या हो जाती है, कन्वर्ट्स हो जाती है। 2 साइंटिस्ट थे, कितने साइंटिस्ट थे, 2 साइंटिस्ट थे। एक अब हम लोग देखेंगे डिस्कवरी ऑफ कोरी साइकिल्स को डिस्कवर करने वाले कार्ल फेर्डिनेंड कोरी और उसके साथ ही टेरेसा कोरी ने की थी। कार्ल कोरी और जो टेरेसा कोरी एक हस्बैंड वाइफ बायोकेमिस्ट थे। उन्होंने 1929 में कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म्स पे काफ़ी इम्पोर्टेंट उन्होंने रिसर्च किया। उन्होंने डिस्कवर्ड किया कि मसल्स में ग्लाइकोजेंस ब्रेक डाउन होकर लैक्टिक मतलब लैक्टिक एसिड्स को बनाते हैं, स्पेशली जब ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी कम हो। ये लैक्टेट ब्लड्स के थ्रू लीवर तक पहुंचता है। लीवर में लैक्टेट को दोबारा ग्लूकोज में कन्वर्ट्स किया जाता है। ये ग्लूकोज ब्लड्स के थ्रू वापस मसल्स में आते हैं और एनर्जी प्रोडक्शंस के लिए यूज़ होता है। इसी प्रोसेस को हम लैक्टिक एसिड्स या फिर लैक्टेट एसिड्स भी कहा जाता है। 1947 में मिस्टर एंड मिसेस कोरी को नोबेल प्राइज़ मिले थे फिजियोलॉजी और मेडिसिन ऑफ कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म्स, जिस पे उन्होंने क्या किया था, वर्क किया था। अब हम देखेंगे कि कितना मसल्स गेन होता है। अब हम देखेंगे कि कितनी एनर्जी जो है वो कास्ट होती है कोरी साइकिल्स में। कोरी साइकिल्स में एनर्जी बैलेंसिंग काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। मसल्स में एनएरोबिक ग्लाइकोलाइसिस में 2 ATP जनरेट होते हैं पर ग्लूकोज में। लीवर में 2 लैक्टेट से 1 ग्लूकोज बनाने के लिए ग्लूकोनियोजिनेसिस में 6 हाई एनर्जी फॉस्फेट कंज्यूम बॉन्ड जो है वो कंज्यूम होते हैं। 4 ATP और 2 GTP का फॉर्मेशन होता है। लीवर में 6 ATP इक्विपमेंट्स कंज्यूम्स करती है और मसल्स 2 ATP को जनरेट करता है। तो टोटल जो है वो 6 - 2 = 4 ATP का क्या होता है, इसमें फॉर्मेशंस होता है।
वाई क्यों ऐसा होता है, क्यों इतनी एनर्जी डिपॉजिट होती है? बिकॉज ऑफ जो रैपिड्स एटीपी प्रोडक्शन होता है एक्सरसाइजिंग मसल्स में, वो कंटिन्यूस रीजनरेशन करती है NADH की, और रिमूव करती है या फिर रिसाइकलिंग करती है लैक्टेट को, और उससे ब्लड ग्लूकोज लेवल्स को मेंटेन करती है। एरोबिक ग्लाइकोलाइसिस ड्यूरिंग द इंस्टेंट एनर्जी कोरी साइकिल्स का एक फ्लो चार्ट है। फ्लो चार्ट से पहले मैं आपको ये समझाती हूँ। देखो, कोरी साइकिल ये क्या है? एक साइक्लिक ट्रांसफर है लैक्टेट से देखो, कोरी साइकिल जो कि एक साइक्लिक ट्रांसफर है, जो लैक्टेट को जब एक्सरसाइजिंग होती है स्केलेटन मसल्स में, तो लीवर में लैक्टेट को भेजता है, जहाँ पे लैक्टेट जो है वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होती है बाय द ग्लूकोनियोजिनेसिस, और ग्लूकोज पे रिटर्न जो है रिलीज़ होता है और वापस जो है वो मसल्स में पहुंचता है। आखिर कोरी साइकिल्स होती क्या है? बेसिकली जो है स्केलेटन मसल्स और लीवर के बीच में होती है, और ये जब हम हाई एक्सरसाइज करते हैं तो एरोबिक, जब ऑक्सीजन की डिफिशिएंसी हो जाती उस कंडीशंस में ये होता है। तो कोरी साइकिल्स, लैक्टिक एसिड साइकिल्स मतलब ग्लूकोज ग्लाइकोलाइसिस, पायरुवेट, फिर लैक्टेट का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब ये लैक्टेट कहाँ पहुँचेगी? लीवर में पहुँची। अब लीवर में पहुंचने के बाद यहाँ पे क्या हुआ? ये पायरुवेट्स में फिर ग्लूकोनियोजिनेसिस हुई, फिर ग्लूकोज का फॉर्मेशन हुआ, और फिर उसके बाद वो क्या हुए? फिर से वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होके मसल्स तक पहुँच गई है। क्या होता है स्टेप्स में? क्या होता है? सबसे पहले ग्लाइकोलाइसिस होती है मसल्स में, जिसमें ग्लूकोज जो है वो क्या करता है? ग्लूकोज जो है फ्रॉम द ब्लड इंटर करता है मसल्स में। और ग्लाइकोलाइसिस कहाँ पे होती है? साइटोप्लाज्म में होती है। 2 पायरुवेट्स का फॉर्मेशन होता है, 2 ATP और NADH का फॉर्मेशन होता है। अब लैक्टेट का कैसे फॉर्मेशन होता है? अब धीरे धीरे एनारोबिक कंडीशंस आ जाएगी, मतलब कि ऑक्सीजन की डिफिशिएंसी हो जाएगी। पायरुवेट जो है वो लैक्टेट में कन्वर्ट ही नहीं हो पाएगा, पायरुवेट्स लैक्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा। अब कन्वर्ट्स होने के बाद क्या हो जाएगी? पायरुवेट और NADH मिलके क्या करेंगे? लैक्टेट और NADH प्लस का फॉर्मेशंस करेगा। फिर कहाँ पे पहुँचेंगे? फिर ये ट्रांसफ़र कैसे होगा? इस लैक्टेट का ट्रांसफ़र कैसे होगा? देखो, इस लैक्टेट का ट्रांसफ़र्ड होगा कहाँ से? लैक्टेट जो है वो मसल्स से डिफ्यूज़ होके ब्लड, और ब्लड से कहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाएगा? लीवर में ट्रांसफ़र हो जाएगा। और लीवर में ट्रांसफ़र होने के बाद इस लैक्टेट का कन्वर्जन हो जाएगा कहाँ पे? पायरुवेट्स में, लीवर में। अब लीवर क्या करेगी? लैक्टेट को बैक जो है वो पायरुवेट्स में कन्वर्ट्स करेगी, और पायरुवेट्स में कन्वर्ट करके फिर क्या करेगी? हमारे लीवर में होगा ग्लूकोनियोजिनेसिस। अब ग्लूकोनियोजिनेसिस में क्या होता है? ग्लूकोनियोजिनेसिस में पायरुवेट जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा ग्लूकोज में बाय द ग्लूकोनियोजिनेसिस, और वहाँ पे रिक्वायरमेंट्स होंगी 4 ATP प्लस 2 ATP, मतलब 46 हाई एनर्जी फॉस्फेट बॉन्ड्स का फॉर्मेशन होगा। अब ये ग्लूकोज जो है वो कहाँ पे पहुँचा? रिटर्न टू मसल्स। ग्लूकोज जो है वो रिलीज़ होगा ब्लड्स में बाय द लीवर्स और टेकन बाय द मसल्स, और ये जो है ग्लाइकोलाइसिस से ATP का क्या होगा? प्रोडक्शंस होगा। अब जो है जितनी भी चीज़ें हम लोगों ने जानी, इसमें जो है LDEH बार बार ले रही हूँ ना, ये होता है लैक्टेट डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम्स। क्या होता है? लैक्टेट डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम, जो कि पायरुवेट्स को लैक्टेट में और लैक्टेट को पायरुवेट्स में कन्वर्ट करता है। उसके बाद जो हमारा ग्लूकोनियोजेनिक एंजाइम्स होते हैं लीवर में, उसमें पायरुवेट, कार्बोक्सिलेज, पैप कार्बोक्सिकाइनेज, फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट और फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट का फॉर्मेशन होता है। ग्लूकागॉन बढ़ेगा तभी ग्लूकोनियोजिनेसिस लीवर में बढ़ेगी। एपिनेफ्रिन बढ़ेगा जिससे ग्लाइकोजिनोलाइसिस होगी, ग्लाइकोलाइसिस होगा मसल्स में, और इंसुलिन जो है वो इस कंडीशन में क्या हो जाती है? कम हो जाती है। ठीक है, क्या इसके क्या ये क्यों इम्पॉर्टेंट है? इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है? वाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द, देखो कोरी साइकिल्स की कुछ फिजियोलॉजिकल सिग्निफिकेंस है। देखो, एन एरोबिक एक्सरसाइज में इम्पॉर्टेंट है, मतलब कि इंस्टेंट एक्सरसाइज के टाइम मसल्स को रैपिडली ATP सप्लाई प्रोवाइड्स करने में हेल्प करता है, NAD के रीजनरेशंस में हेल्प करता है, लैक्टेट को ट्रांसपोर्ट करता है, ग्लूकोज का प्रोडक्शंस करता है, और ब्लड ग्लूकोज को मेंटेन करने में हेल्प करता है, और लैक्टेट रिसाइक्लिंग्स में जो है वो हेल्प करता है।
बेसिकली जो इसमें आर्गन्स जो हेल्प करते हैं वो होते हैं हमारे 2 आर्गन्स, जिसमें एक है हमारा 3 आर्गन्स। एक है स्केलेटन मसल्स जो कि ग्लूकोज को लैक्टेट में कन्वर्ट करेगा, ब्लड जो है वो लैक्टेट को ग्लूकोज में ट्रांसपोर्ट करेगा, और लीवर जो है वो लैक्टेट को ग्लूकोज में क्या करेगा, जो है कन्वर्ट करेगा। मसल्स में एक एंजाइम्स होगी जिसका नाम है लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज, लीवर में भी होगी लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज जो कि ग्लूकोनियोजिनेसिस में पायरुवेट कार्बोक्सिलेज, पेप कार्बोक्सिलेज 1 फ्रुक्टोज 1 6 बिसफॉस्फेट और ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो होती है वो प्रेजेंट होती है। एक चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है कि व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन ग्लूकोज एलानिन साइकिल्स और कोरी साइकिल्स में क्या डिफरेंस होता है। देखो, दोनों साइकिल्स मसल्स और लीवर्स के बीच का मेटाबॉलिज्म के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। कोरी साइकिल जो है वो मसल्स लैक्टेट को लीवर को भेजता है, लीवर ग्लूकोज का फॉर्मेशन करता है, जबकि ग्लूकोज एलानिन साइकिल्स में मसल्स एलानिन को लीवर के पास भेजता है और लीवर उसे ग्लूकोज बनाता है और नाइट्रोजन को यूरिया के फॉर्म में क्या करता है, बॉडी से बाहर निकाल देता है। कोरी साइकिल्स जिसको हम लैक्टिक एसिड साइकिल्स के नाम से जानते हैं, वो बेसिकली मसल्स और लीवर में होता है। ये एक एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस होती है, पायरुवेट लैक्टेट में कन्वर्ट होता है बाय द लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज, लैक्टेट ब्लड्स के थ्रू लीवर तक पहुंचता है, लीवर में लैक्टेट पायरुवेट और पायरुवेट से ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है, ग्लूकोज ब्लड्स के थ्रू मसल्स में रिटर्न हो जाती है, लीवर में ग्लूकोज फॉर्मेशन ग्लूकोनियोजिनेसिस से होती है, मसल ग्लाइकोलाइसिस में 2 ATP बनते हैं और लीवर ग्लूकोनियोजिनेसिस में 6 ATP इक्विपमेंट कंज्यूम्स होती है। ओवरऑल जो पूरी साइकिल्स है उसमें नेट एनर्जी जो है 4 ATP का फॉर्मेशंस होता है। अब हम लोग नेक्स्ट जिस टॉपिक के बारे में पढ़ने वाले जिसका नाम है ग्लूकोसिनोरी। अब हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में पढ़ने जा रहे हैं जिसका एक डिजीज़ है जिसका नाम है ग्लूकोसूरिया। देखो, ग्लूकोसूरिया या फिर इसको हम ग्लाइकोसूरिया के भी नाम से जानते हैं। देखो, ग्लाइकोसूरिया का मतलब है कि यूरिन में ग्लूकोज का प्रेजेंट होना, मतलब कि नॉर्मली जो किडनी है वो ब्लड्स को फ़िल्टर करती है और फिल्ट्रेट ग्लूकोज को ऑलमोस्ट जो है कम्प्लीटली रीएब्जॉर्ब कर लेती है, प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल्स में होता है। इसलिए नॉर्मल यूरिन में ग्लूकोज एब्सेंट होता है या फिर बहुत स्मॉल अमाउंट्स में होता है, लेकिन यूरिया में अगर ग्लूकोज एबनॉर्मल अमाउंट्स में सिक्रीशन होने लगे उसको हम बोलते हैं ग्लूकोसूरिया। देखो, ग्लूकोसूरिया का मतलब होता है कि ग्लूकोज यूरिन में ग्लूकोज प्रेजेंस हो। नॉर्मली ग्लूकोज जो है वो फ्रीली फ़िल्टर हो जाता है हमारी किडनी में और ऑलमोस्ट पूरी तरह से रीएब्जॉर्ब हो पाता है प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल्स में। अब ग्लूकोज की अपीयरेंस यूरिन में आने लगे जब रीएब्जॉर्प्शंस जो है वो ज़्यादा हो या फिर इम्पेयर्ड होना स्टार्ट हो जाता है। अब ये कब होता है, दैट इज़ ये कब होता है, ये किडनी में जो ब्लड है वो ग्लोमरस में फ़िल्टर होता है। अब ग्लूकोज भी फ्रीली उसमें क्या होता है, फ़िल्टर्स हो जाता है। ब्लड जो है वो ग्लूकोज से ग्लोमरस फिल्ट्रेशन, जो ग्लूकोज है वो फिल्ट्रेट में आता है, प्रॉक्सिमल कॉन्ग्लेंट ट्यूब्यूल्स बनता है, ग्लूकोज का रीअब्जॉर्प्शन होता है और वो ब्लड्स में रिलीज़ हो जाती है। नॉर्मली 100% जो रीअब्जॉर्प्शन होता है वो ग्लूकोज का वो प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल्स में हो जाता है। ठीक है। अब किसी भी वजह से दैट इज़ एनी कुछ इसमें मेजर्स ट्रांसपोर्टर जो हैं वो काम करते हैं, जिससे ग्लूकोज रीएब्जॉर्प्शंस में सोडियम ग्लूकोज जो है को ट्रांसपोर्टर, सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्टर्स के थ्रू होता है, जिसमें SGLT2 है और SGLT1 है, मतलब सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्टर्स 1 जो कि मेनली प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल्स में के अर्ली पार्ट में होता है, जो कि ग्लूकोज के मेजर पोर्शन को क्या करता है, रीएब्जॉर्ब्स कर लेता है। दूसरा है SGLT जो कि प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल्स के लेटर पार्ट में होता है और जो बचा हुआ ग्लूकोज है वो वहाँ पे रीएब्जॉर्ब हो जाती है। ग्लूकोज फिर ट्यूब्यूल सेल से ब्लड में ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर के थ्रू क्या करती है, मूव कर पाती है।
मतलब जैसे ही प्रॉक्सिमस ट्यूब्यूल्स में एंटर करेगा, ग्लूकोज जो है वो पेरीट्यूबुलर ब्लड्स के थ्रू GLUT2 GLUT3 के थ्रू क्या हो जाएगी, ट्रांसपोर्ट हो जाएगी। नॉर्मल पाथवे क्या होगी, ब्लड ग्लूकोज है, ग्लोमरस फिल्ट्रेशन हो जाएगा, ग्लूकोज जो है वो ट्यूब्यूल्स में फ्लूइड्स में जाएगी, फिर प्रॉक्सिमल ट्यूब से SGLT1 SGLT2 से जो है एब्जॉर्ब हो जाएगी, ग्लूकोज रीएब्जॉर्ब होके ब्लड्स में चला जाएगा। ये नॉर्मल यूरिन है, जब यूरिन में ग्लूकोज नहीं आ पाए। अब किसी वजह से रेनल थ्रेशोल्ड ऑफ द ग्लूकोज हो जाए, मतलब कि ग्लूकोज जो है ब्लड ग्लूकोज अगर नॉर्मल रेंज में है तो किडनी ग्लूकोज को क्या करती है, एफिशिएंस रीएब्जॉर्ब कर पाती है। लेकिन जब ब्लड ग्लूकोज सफिशिएंटली इंक्रीज हो जाता है तो रेनल ट्यूब्यूल की ग्लूकोज रीएब्जॉर्प्शन कैपेसिटी जो है वो सैचुरेटेड होने लगती है। एक क्लासिकल जो है ये रेनल थ्रेशोल्ड जो है ग्लूकोज की अप्रॉक्सीमेटली 180 mg/dl माना जाता है, जो कि थ्रू एक्चुअल्स वैल्यूज़ पर्सन टू पर्सन जो है वो क्या हो सकती है, वेरीज हो सकती है। मान लो ग्लूकोज जो है ब्लड ग्लूकोज इंक्रीज़ हुआ, फिल्टर्स हो गए, फिल्टर बढ़ा, ट्यूबुलर्स ने रीएब्जॉर्प्शन कैपेसिटी एक्ससीड की और जो एक्सेस ग्लूकोज था यूरिन में आने लगे, उसको हम क्या बोलेंगे, ग्लूकोसोरिया बोलना स्टार्ट कर देते हैं, कहते हैं। अब ट्रांसपोर्ट मैक्सिमम क्या होता है, जिसको TM बोलते हैं। देखो किडनी की जो ग्लूकोज रीएब्जॉर्प्शन एक मैक्सिमम कैपेसिटी तक होती है, जिसको हम ट्रांसपोर्ट मैक्सिमम कहते हैं। जब फिल्ट्रेटेड ग्लूकोज लोड ट्यूबुलर ट्रांसपोर्टर की कैपेसिटी से ज़्यादा हो जाए तो एक्स्ट्रा ग्लूकोज रीएब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता है, तो फिल्टर ग्लूकोज जो है उसका रीएब्जॉर्प्शन नहीं होगा। रीएब्जॉर्प्शन एक कैपेसिटी होती है, तो यूरिन जो है वो ब्लड्स में आना स्टार्ट हो जाती है। कुछ मैकेनिज़म्स होते हैं, बेसिकली 2 मैकेनिज़म्स जो है वो ग्लूकोसोरिया में देखा गया है। एक होता है हाइपरग्लाइसेमिक ग्लूकोसोरिया, और जिसमें जो ब्लड है, ब्लड ग्लूकोज जो है वो बहुत हाई हो जाता है। इसमें आता है हमारा डायबिटीज़ मेलिटस। डायमेलिटस में क्या होता है, ग्लूकोसोरिया एक कॉमन कॉजिंग होती है। डायबिटीज़ में इंसुलिन इनडिफिशियंसी या फिर इंसुलिन रेजिस्टेंसी के कारण ब्लड ग्लूकोज बढ़ जाता है। ग्लूबुलस में ग्लूकोज फिल्ट्रेशंस बढ़ जाता है, और ट्यूबुलर ग्लोबुलस जो है रीएब्जॉर्प्शन कैपेसिटी एक्सक्रीट कर देता है, और यूरिन्स में जो है वो क्या आने लगती है, ब्लड्स आना स्टार्ट हो जाता है। इसी यूरिन में ग्लूकोज मिलना हाइपरग्लाइसीमिया का एक इम्पॉर्टेंट क्लू होता है। अब हम लोग ग्लूकोसोरिया के कॉजेज़ के बारे में देखेंगे कि किसकी वजह से ग्लूकोसोरिया होता है, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है हमारा डायबिटीज़ मेलाइटस, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉजेज़ है। इनसफिशिएंट इंसुलिन एक्शन की वजह से हाइपरग्लाइसेमिक हो जाता है, फ़िल्टर इंक्रीज़ हो जाती है, फ़िल्टर ग्लूकोज की लेवल्स, और जो ट्यूबुलर ट्रांसपोर्ट उसकी मैक्सिमम स्पीड्स हो जाती है, ग्लूकोसोरिया हो जाता है। और ये कैन अकर डायबिटीज़ टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटस हो, टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस हो, या फिर गेस्टेशनल डायबिटीज़ हो, सब में ये देखने को मिलता है। फिर दूसरी आती है हमारी रेनल्स ग्लूकोसोरिया। कभी कभी ब्लड जो है वो ग्लूकोज नॉर्मल होने के बावजूद भी यूरिन में ग्लूकोज आ जाता है, जिसको हम रेनल ग्लूकोसोरिया कहते हैं। इसमें प्रॉब्लम्स मेनली रेनल ट्यूब्यूल ग्लूकोज रीएब्जॉर्प्शंस में होती है, जैसे SGLT जो है वो रिलेटेड डिफेक्ट हो जाए, जिसकी वजह से रेनल ग्लूकोसोरिया के कॉजेज़ हो जाते हैं। ब्लड ग्लूकोज नॉर्मल होगा, लेकिन यूरिन में ग्लूकोज जो है कभी कभी आना स्टार्ट हो जाती है। फिर आता है हमारा एक होता है फैनकोनी सिंड्रोम्स। फैनकोनी सिंड्रोम्स जो है वो जनरली डिसफंक्शनिंग ऑफ द प्रॉक्सिमल रेनल ट्यूब्यूल्स के डिसफंक्शनिंग की वजह से होता है। प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल्स फॉल हो जाए, जिसकी वजह से जो रीएब्जॉर्प्शन है ग्लूकोज का वो डिस्टर्ब हो जाए, तो वो ग्लूकोज को, अमाइनो एसिड को, फॉस्फेट्स को, बाइकार्बोनेट और यूरिक एसिड्स को क्या करता है, रिलीज़ करना स्टार्ट कर देता है। वो भी एक कॉजेज़ हो सकते हैं किसके, ग्लूकोसोरिया के। फिर आता है हमारा प्रेगनेंसी। देखो ग्लूकोसोरिया में जो है वो ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी जो हमारा ग्लोबुलस फिल्ट्रेशंस रेट जो है वो चेंज हो जाता है, रेनल्स ग्लोबुलस हैंडलिंग चेंज हो जाती है,
रेनल थ्रेड्स होल हो जाता है, जिसकी वजह से प्रेगनेंसी जो है उसमें डायबिटीज़ के चांसेस बढ़ जाते हैं, बॉडी जो है वो परसिस्ट हो जाती है, जिसको हम गेस्टेशनल डायबिटीज़ बोलते हैं। फिर एक प्रॉब्लम है हमारा SGLT2 इनहिबिटर थेरेपी। कुछ मेडिसिन जो है वो SGLT2 ट्रांसपोर्टर्स को इनहिबिट कर देती हैं, और इनहिबिट होने की वजह से जो क्या होता है हमारा नॉर्मली किडनी में ग्लूकोज रीएब्जॉर्प्शंस करता है। अगर SGLT2 इनहिबिट हो जाए तो ग्लूकोज इन रीएब्जॉर्प्शंस कम हो जाएगा, यूरिनरी जो है वो ग्लूकोज सिक्रीशन करने लगेगी। तो SGLT2 इनहिबिटर मेडिसिन्स भी क्या होती है ग्लूकोसोरिया के कुछ चांसेस कर देती हैं। अब हम लोग देखेंगे कि क्या क्या जो है सिम्टम्स आते हैं। हो सकता है ग्लूकोसोरिया में कभी कभी सिम्टम्स नहीं देता है, लेकिन कभी कभी जो है पॉलीयूरिया, बार बार फ्रिक्वेंटली यूरिएशन आना, पॉलीडिप्सिया, प्यास लगना, पॉलीफागिया और फैटिगी जैसी कंडीशन जो है आना स्टार्ट हो जाती है। तो हम क्या क्या कराएंगे? सबसे पहले हमें क्या कराना होगा? सबसे पहले हमें जो है डायग्नोसिस में जो है यूरिन, सबसे पहले डायग्नोसिस में हम ब्लड यूरिन टेस्ट करा लें, मतलब यूरिन सैंपल से ग्लूकोज को डिटेक्ट करा लें, ब्लड ग्लूकोज, फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज कर लें, रैंडम्स ब्लड ग्लूकोज कर लें, पोस्ट पेरेनियस ब्लड ग्लूकोज को कर लें, HbA1c को हम कर सकते हैं। अब दिमाग में आएगा तो ये तो टाइप सी डायबिटीज़ मेलाइटस की नहीं, ग्लूकोसोरिया और डायबिटीज़ मेलाइटस में ये डिफरेंस है कि यूरिन में ग्लूकोज मिलने का मतलब कि है पूरी तरह से ये कभी नहीं हो सकता कि यूरिन आ रहा है तो आपको डायबिटीज़ ही हुआ है। डायबिटीज़ में हाइपरग्लाइसेमिक जो है वो ग्लूकोसोरिया को करता है। कभी कभी हमारा रेनल ग्लूकोसोरिया होती है, नॉर्मल ग्लूकोज होने के बाद भी हमारा जो ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन है वो डिफेक्ट हो जाता है, जिसकी वजह से ग्लूकोसोरिया जैसी कंडीशंस देखने को मिलती है। तो ग्लूकोसोरिया जो कि यूरिन में ग्लूकोज के प्रेजेंस को करते हैं, ये नॉर्मली जो है ग्लूकोज जो है वो रेनल से एब्जॉर्प्शन करता है, और ये एब्जॉर्प्शन जो है वो प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल्स करता है। SGL2 या फिर SGL2 जो है वो ग्लूकोज को सही तरीके से फ़िल्टर ना कर पाए, रीएब्जॉर्प्शंस ना करे पाए, तो उसकी वजह से ये हो सकता है। तो आज की क्लास में यहीं पे एंड करती हूँ। नेक्स्ट डे विद द नेक्स्ट टॉपिक। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इन द क्लास।